आज हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। जो राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक था हमारा, परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण। आज के टॉपिक से जो आधुनिक दृष्टिकोण जो समर्थक वगैरह है कौन है, हेराल्ड लॉसवेल, जिसका प्रश्न आया था ये 2023 में। यह भी प्रश्न आया था 2023 में, राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है। तो परंपरागत की विशेषता कल हमने पढ़ी थी। आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण की जो भी विशेषता है ना, वहाँ से प्रश्न आता है। कल मैंने पढ़ाया था आपको परंपरागत और राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत और उसकी जो विशेषता राज्य के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में, और राज्य और सरकार दोनों के क्षेत्र में, और मानवीय अध्ययन के क्षेत्र में जो परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषता थी। और यहाँ से प्रश्न आया था, ये परिभाषा किसने दी थी, ये मैंने पढ़ाया था कल आपको, और ये भी पढ़ाया था। तो इन सबको एमसीक्यू भी लास्ट में करवाऊंगी। ये मैंने कहा परंपरागत आधुनिक, ये देखो 2019 में भी आया, वो का वो प्रश्न, 2-3 प्रश्न वही रिपीट होते हैं। ये हूबहू छपा, जो अभी हमने देखा 2022 में, वो का वो 2019 का प्रश्न 2022 में छप गया। ये 2018 में आया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता नहीं है, तो आधुनिक यानी कि विशेषता नहीं है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य या आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। ये 2018 में आया था। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दृष्टिकोण था ना, उसकी हमने सारी जो विशेषताएं तो पढ़ ली थी। वो औपचारिक अध्ययन को प्रमुख बनाता है, कानून पद्धति में व्यवहार में अध्ययन है, संदर्भवादी विचारधारा है, और उन्होंने यूरोप केंद्रित थी, वो काल्पनिक दी थी, आंकड़ों पर आधारित थी, ये सब स्थैतिक थी, और औपचारिक अध्ययन को प्रमुख बनाया हुआ था उन्होंने। इतिहासवादी वेरी इंपॉर्टेंट है। परंपरागत जो दृष्टिकोण है ना राजनीतिक विज्ञान का, वो इतिहासवाद में ज्यादा बल देने के कारण ही इसका पतन हुआ था, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का। और वहां मैंने जो परिभाषाएं बताई थी, सांप की कुंडली वाला, वो भी बताई थी। और राज्य के अध्ययन के क्षेत्र में, सरकार के अध्ययन के क्षेत्र में, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के क्षेत्र में भी पढ़ाया था, उनकी कुछ परिभाषाएं भी बताई थी। और राजनीतिक विज्ञान में मानव का अध्ययन किस तरह से हुआ, किस तरह से उन्होंने किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बस मेन पॉइंट यही है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है ना, वो मूल्यों पर आधारित था। किस तरह से? मूल्यों पर आधारित था, राज्य का अध्ययन करता था। क्या? किसका? सिर्फ राज्य का। जब हम आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे ना, वहाँ मूल्य निरपेक्ष होगा, वहाँ मूल्य को कोई मान्यता नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययन होगा वहाँ पर। राज्य का अध्ययन न मानकर मानवीय अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को महत्वपूर्ण दिया गया और वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। वो आदर्शवादी था, दर्शन के आधार पर था, ये दर्शन के आधार पर नहीं रहेगा। थोड़ी सी आप इसको समझना है। वैसे हम समझ लो, प्राचीन इतिहास में या प्राचीन वो जो अध्ययन करता था, प्रारंभिक परंपरागत दृष्टिकोण, जिसके अंदर प्राचीन यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान का अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसके अंदर सबको मिला के प्रकृति के साथ व्याख्यात्मक, अनुभवात्मक अध्ययन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे, क्योंकि समझने से ही हमको पता चलेगा। और एक बार देखने से आपको राजनीति या पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी, लगभग 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी टफ भी है। और प्रश्न यहाँ से आते हैं, मैंने आपको बता दिया कितने आते हैं। और अभी तो परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ दिया, राज्य का अध्ययन क्षेत्र वगैरह पढ़ लिया। परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ने के बाद शाम को मैं शिक्षण वीडियो की पूरी कोशिश करूंगी कि आज मैं एनसीएफ और पाठ्यचर्या पूरी यूनिट के आप नोट्स देने की कोशिश करूंगी। तो शाम को देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो बहुत करती हूँ, मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ख़राब थी और बोतल वगैरह चढ़ी है, इंजेक्शन वगैरह लगा है, अभी जाके थोड़ा सा, फिर भी मैंने कंटिन्यूटी रखी किसी भी हालत में। तो अब स्टार्ट चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका इस सेकंड ग्रेड में नहीं हो, सेकंड ग्रेड जो 6 सितंबर वाली है, अगर नहीं हो तो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 जुलाई को वापस से अभी सेकंड ग्रेड के फॉर्म चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी चल रहे हैं, आप वापस भर लो और आराम से तैयारी वापस से करते रहेंगे। और जिस तरह से हमारी आधी ऊपर तैयारी, जैसे कि सोशोलॉजी पूरी हो चुकी है, लोक प्रशासन मैंने पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग भी पढ़ाए हुए सारे वीडियो पढ़े हैं। लेकिन जब मैंने नोट्स देने शुरू किए ना, तो वह मैं लोक प्रशासन की विचारधारा तक आके रुकी हुई हूँ, तो वो भी सारे दूंगी। अब 12 जुलाई आप फिक्स मान लो सेकंड ग्रेड आपको लेना ही है, सितंबर में होगा फर्स्ट ग्रेड का। इन दोनों एग्जाम को आप मोस्ट मान लो। रीट की तैयारी जिस कर रहे हो तो वो रीट की भी कर सकते हो, लेकिन रीट में सिलेबस जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आप आरएस में भी लग सकते हो, क्योंकि वहाँ सोशोलॉजी भी आती है, लोक प्रशासन भी आता है, पॉलिटी भी आती है, जियोग्राफी भी आती है, आरएस मैन में सभी आता है। तो आपका अगर आप सेकंड ग्रेड को दिल से तैयारी कर लोगे ना, तो आप आरएस का भी हो जाएगा, आप आरएस पर ही मैन सब निकाल दोगे। तो सेकंड ग्रेड ले लो। और बाद में 12 जुलाई को एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। जब मेरी फर्स्ट ग्रेड की वीडियो बहुत पढ़े हैं, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग पढ़े, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मैंने बनाए थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पे ही मेरा ही फोकस है, और आप चाहो तो मेरे साथ साथ चल सकते हो, जहाँ टाइम मिले
जितना मैंने हिस्ट्री के सारी प्राचीन इतिहास तो पूरा पढ़ाया हुआ है। अब आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास थोड़ा सा रहा है तो वो पढ़ाएंगे, और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। ये 6 सितंबर के बाद थोड़े से वीडियो फर्स्ट ग्रेड के भी आएंगे और सेकंड ग्रेड के भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पद्धतियाँ रह चुकी थी परंपरागत दृष्टिकोण की, दार्शनिक पद्धति, इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये प्राचीन ही है। दार्शनिक पद्धति के अंदर के विषय में जुड़ी संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है, समाज के लिए उपयुक्त मान को और मूल्यों का निर्णय लिया जाता है। दार्शनिक पद्धति में मूल्यों को महत्व दिया जाता है। यह अध्ययन पद्धति किस पर आधारित है? कल्पना और आदर्शों पर आधारित है। जिस तरह प्राचीन समय में क्या था, आदर्श ही होते थे, बड़ों का सम्मान वगैरह करना। आजकल का टाइम है, उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण कहेंगे। जब हम पढ़ेंगे बताऊंगी। और इसके समर्थक है प्लेटो, रूसो, हिंगल, ग्रीन, थॉमस मोर, बोसाके आदि इनके प्रतिपादक है। ऐतिहासिक पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पद्धतियों को शायद ऑप्शन में दे दे और पूछ ले, लेकिन पूछा नहीं गया है। मैंने प्रश्न जितने बनाए ना, बताया ना आपको, वो सिर्फ इनकी विशेषताओं से आए या किसी परिभाषा से आए, जिसके अंदर लॉसवेल है, डिमोंग है, और एक है लास्की है, लिकॉक है, और एक दो और गार्नर है, अरस्तु है। इन सब की 4-5 लोगों की ही परिभाषा ही पूछी जाती, ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। तो आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही सेलेक्ट होगे। आप पूरे लेके चलोगे तो कभी नहीं होगा। आपको वही पढ़ना है जो पूर्व एग्जाम में आ चुका है। ऐतिहासिक पद्धति के अनुसार वर्तमान में राजनीति को अतीत घटनाओं के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया। ये ऐतिहासिक पद्धति है जो परंपरागत दृष्टिकोण में आती है। और इनमें क्या हुआ है कि अतीत में जो घटनाएं होती है ना, उनको समझने का प्रयास किया गया है। इसलिए इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आप कहते हैं ना, आज के युग में आप इस युग के साथ साथ नहीं चलोगे ना, आप खत्म हो जाओगे। आपको भी हमेशा समय के साथ ही चलना है। इस तरह से ये नहीं चला, ये प्राचीन इतिहास में प्राचीन परंपरा रूढ़ियों में चल रहे, मूल्यों के आधारित रहे, राज्य को क्षेत्र विशेष माना, व्यक्ति को नहीं माना, इसलिए तो परंपरागत दृष्टिकोण थोड़ा सा पीछे पिछड़ गया। इतिहास राजनीतिक विज्ञान प्रयोगशाला है। राजनीतिक संस्थाओं, आदर्शों, सिद्धांतों, समस्या जुड़े इतिहास को खोजी जा सकती है। इतिहास में जितने भी जड़ें हैं ना, समस्याओं की जड़ें इतिहास में खोजी जा सकती है। इनके समर्थक थे अरस्तु, हिगल, मैकियावेली, बोधा, सीले। बोधा की भी आई हुई है परिभाषा। सेबाइन लॉस की इम्पोर्टेंट है। मैं जहाँ कह रही हूँ ना, अरस्तु, हिगल की तो वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बोधा, सीले, सेबाइन लॉस की और मोटेस्क्यू, बर्ग की भी आई हुई है। तो ये परिभाषा इनकी जो भी है ना, वो परिभाषा इसमें से कम पूछी जाएगी। फिर भी देखेंगे हम कौन कौन सी, जो मैं इम्पोर्टेंट बताती जाऊँ ना, उसको याद रखना। ऐतिहासिक पद्धति में डेविड स्टन ने भ्रांति मूलक उपागम माना। इसको क्या माना है? डेविड स्टन ही तो कह रहा है कि देखो, डेविड स्टन ने कहा है भ्रांति मूलक उपागम है, इतिहासवादी होने के कारण ही परंपरागत दृष्टिकोण का अंत हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? डेविड स्टन ने कहा था। कॉल पॉर्पर ने भी इसे इतिहासवाद की संख्या दी। किसको? परंपरागत दृष्टिकोण को। ब्राइक, बार्कर, सिजविक ऐतिहासिक पद्धति की आलोचना भी करते हैं। कानूनी पद्धति में क्या क्या है? कानून विधि पद्धति के अनुसार राज्य में कानूनी आधार पर बल दिया गया। यह पद्धति राज्यों के कानून इकाई मानती है। राज्य का कार्य कानून बनाना, उसे लागू करना है। बस राज्य पर ही डिपेंड थी परंपरागत दृष्टिकोण। न विषयों पे, न व्यक्ति पे थी, न व्यक्ति के व्यवहार पे थी, न सहयोग पे थी, न संघर्ष पे थी। और ये जो आधुनिक दृष्टिकोण आगे हम पढ़ेंगे वो आएगा मूल्य निरपेक्ष, जहाँ मूल्य को कोई इतनी मान्यता नहीं दी जाएगी। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। वहाँ सहयोग किस तरह से किया जाता है समाज में, समाज में संघर्ष किस तरह से होता है, किस तरह से समस्याओं का समाधान होता है, उस तरह से उसका अध्ययन किया जाएगा। तुलनात्मक पद्धति, एक प्रकार की संस्थाओं में इतिहास को वर्तमान समय में तुलना करके उसके बारे में नियम और सिद्धांतों को निर्धारित किया गया। तुलनात्मक अध्ययन को निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किन कारणों से क्या परिणाम कितना तर्क संगत होगा। तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने क्या कहा था? सर्वोच्च विज्ञान कहा है। किसको? राजनीतिक विज्ञान को। वेरी इंपॉर्टेंट। अरस्तु ही तो राजनीतिक विज्ञान के जनक है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक नहीं है, ये प्राचीन यानी कि परंपरागत या जनक है उसके, किसके? राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण के। और आधुनिक प्राचीन राजनीतिक विज्ञान के जनक है। मोटेस्क्यू, लॉर्ड्स मैकॉले आदि पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग किया था। परंपरागत में आधुनिक की ओर, परंपरागत से आधुनिक परंपरागत है ना, प्राचीन से वर्तमान की ओर, ये समझ लो। या परंपरागत से आधुनिकता की ओर होता है। तो यहाँ हम अगस्ट गामटे का प्रत्यक्षवाद पढ़ चुके हैं। वो विज्ञान मानते हैं और ये विज्ञान की तरफ से कहते हैं, और ये परंपरागत दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है। ऐसे पूछा जाएगा, ये 4 पद्धतियाँ दी जाएगी और प्रत्यक्षवाद भी दिया जाएगा, तो ये नहीं है इसकी विशेषता। किसकी? परंपरागत दृष्टिकोण की। इनकी पुस्तक को याद रखना। अगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद को मुख्य प्रकार माना। अगस्ट काम्टे की प्रसिद्ध कृति द पॉजिटिव फिलोसॉफी के अनुसार मानवीय ज्ञान की प्रत्येक शाखा को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के लिए 3 पद्धतियों, ये भी मैंने समाजशास्त्र में पढ़ाया हुआ, धर्म मीमांसी, तत्व मीमांसी, वैज्ञानिक
प्रत्यक्षवाद, एक हर कोई विषय एक विषय से दूसरे विषय से ये जुड़ा हुआ है। तो 3 ये परीक्षा में आया हुआ है, समाजशास्त्र में प्रश्न आया हुआ है। शायद ये यहाँ से नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ से ये जोड़ा जाएगा कि प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, या प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी, या ऑगस्ट काम्टे मूल्य को नहीं मानते। देखो, ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को अपनाने पर बल दिया। क्या प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को अपनाने बल दिया था इन्होंने, किंतु इन्होंने तथ्य और मूल्यों के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं की। आगे चलकर वेल्डन, मैरिज, सिल्क, इतने भी जितने वैज्ञानिक थे इन्होंने विचार को तार्किक प्रत्यक्षवाद का आंदोलन चलाया और उन्होंने मूल्यों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था कि जिन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सका वो ये छद्म है, की गलत है। ये किसने कहा था? इन सब ने, और ये ऑगस्ट काम्टे के समर्थक थे। इस प्रत्यक्षवादी दर्शन में राजनीति शास्त्र को भी प्रकृति विज्ञानों के वैज्ञानिक ढांचे में डाले जाने का कार्यक्रम प्रस्तुत हो गया। अभी ये चला गया, इनकी जो परंपरागत था वो समाप्त होने के कगार पर आ गया था। जो इनका विरोध कर रहे हैं ना, वो मैं बता दूं। एक थे बैटले ने केवल 7 पैराग्राफ राजनीतिक शास्त्र के तत्कालीन स्वरूप का खंडन किया। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में प्रक्रियावाद का सूत्रपात किया। प्रक्रियावाद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परंपरागत दृष्टिकोण से नहीं है, ये भी आधुनिकता से है। और राजनीति को सरकारी संस्थाओं में औपचारिक विन्यास के बजाय समूहों के मध्य सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखता है। ये प्रक्रिया के अनौपचारिक पक्षों का अनुभव हम लोग अध्ययन करता है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ वीडियो बनाना इतना मुश्किल है। मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाती हूँ, बाहर से लोग बहुत आ जाते हैं और बोलते रहते, पता नहीं क्या है। अब प्लीज़ मेरे सपोर्ट करें और मैं भी अलग से कोई रूम अलग बना लूँ जहाँ मेरी आवाज़ बाहर न जाए, न उनकी आवाज़ मेरे पास आए। और पूरी कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाएगा तो वहाँ भी मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा रूम अलग से हो जाए, ऊपर हो जाए। बैटले ने परंपरागत राजनीति को बंजर कहा है। क्या कहा है? बंजर कहा है। आगे हम इतनी इंपॉर्टेंट ये बातें नहीं है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं भूल जाती हूँ कि आपको क्या समझाना है। 1925 में चार्ल्स मैरियम के नेतृत्व में लॉसवेल, कैटलिन डहल, ईस्टल आदि अनुभववादी आधारित शिकागो स्कूल सर्वाधिक प्रभावशाली रहा। शिकागो स्कूल में ने शक्ति की संकल्पना को स्पष्ट किया और राजनीति की धुरी को रूप में प्रतिष्ठित किया। क्या क्या? राजनीति की धुरी के रूप में प्रतिष्ठित किया इन्होंने। ये आप इतना याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन है वास्तव में, मैं बहुत कन्फ्यूजन हो जाती हूँ। डेविड ईस्टन ने 1953 प्रकाशित अपनी कृति द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यह दावा किया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कोरे मनन चिंतन पर आधारित है, यानी ये मन गढ़त है। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन ने इसकी बहुत ही आलोचना की है। और ये तो ये सब सारी बातें यूँ ही समझाने के लिए है, इतना नहीं है। ये देखो, मैंने कहा डेविड ईस्टन ने इतिहासवादी राजनीति निम्नलिखित वर्गीकरण भी किया है। क्या क्या है? उन्होंने परंपरागत राजनीति शास्त्रियों में इतिहासवाद की संज्ञा दी। परंपरागत है ना, उनको इतिहासवाद की संज्ञा दी। उनके विचारों में इतिहास, उनकी सतर्क ऐतिहासिक अवस्थिति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने सृजनात्मक राजनीतिक सिद्धांत का विकास नहीं हो सका, जिससे सृजनात्मक, ये कह रहे हैं कि संगतिबद्धता, ऐतिहासिकता, अवस्थिति पर बहुत जोर दिया जाता है था, जिससे सृजनात्मक राजनीतिक सिद्धांत का विकास नहीं हो सका। ईस्टन ने इतिहासवादी राजनीति शास्त्रियों को निम्नलिखित वर्गीकरण किया। कौन कौन है? संस्थावादी चार्ल्स ए मैकनहॉल क्लाइन ने, अंतःक्रियावादी एलन। मुझे नहीं लग रहा कि मैं एमसीक्यू करा पाऊंगी, मुझे लगता है मुझे ये वीडियो अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा। कई बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। भौतिकवादी कौन थे? डेविड सेबाइन। मूल्यवादी लिंडसे, है ना, इन सबको याद रखना। डेविड ईस्टन ने दावा किया कि इतिहासवाद के प्रभाव में परंपरागत राजनीति शास्त्र में राजनीतिक यथार्थ के गहन निरीक्षण की उपेक्षा की गई। अब आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवहारवाद के तत्ववान आधुनिक दृष्टिकोण का आरंभ हुआ। यदि पद्धति वैज्ञानिक शुद्धता को नया राजनीतिक अनुभव मूलक व्यवहार परक मूल्य परक सिद्धांत के निर्माण के लिए शक्ति की दूरी, इस विषय का नव निर्माण हुआ। अर्थ, अब राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया। अब शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित किया गया। राजनीति का अर्थ हु गेट्स व्हाट्स व्हेन हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक मैंने कहा, ये देखो 2023 में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। कई मैंने अभी बताई भी थी आपको कि हेरोल्ड लॉसवेल की पुस्तक आ चुकी है परीक्षा में। लॉसवेल की एक और पुस्तक है, ये कौन सी आप देख सकते हो, साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पुस्तकों को याद रखना जो लॉसवेल की है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा किया गया है। तो इन्होंने मानवीय क्रियाओं का अध्ययन पर बल दिया। जिस तरह वहाँ दार्शनिक पद्धति देखी ना, नहीं राज्य के अध्ययन के क्षेत्र में हमने देखा था, तो यहाँ ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार और क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। कैटलिन भी इंपॉर्टेंट है, एक परीक्षा में आ चुकी है, 19 में आई थी इसकी परिभाषा।
वो शक्ति के रूप में आई थी। जब शक्ति सत्ता वैधता पढ़ेंगे ना, वहाँ मैं बताऊंगी। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान एवं गतिविधियों की जड़ से मुख्य रूप से शक्ति का तत्व ही क्रियाशील रहता है। चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लॉसवेल, कैटविल, मैक्स वेबर, मर्गेनथाउ आदि मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी अवधारणा है जो राजनीतिक विज्ञान में समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी परिभाषाएं जो है मैंने सब यही कह दिया, आपको बड़े तौर पे समझाया हुआ है कि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण में मानवीय मूल्य है ना, मूल्य निरपेक्ष बताया। यहाँ पर राज्य के स्थान पर मानवीय संबंध और मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया। यहाँ मानवीय सहयोग, मानवीय संघर्ष पे अध्ययन किया गया और वैज्ञानिकता का भरपूर प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक सिद्धांत है, निष्कर्ष है ना, उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। वो थी, वो आदर्शों पे थी, दर्शन पे थी, मूल्य पर आधारित थी। राज्य का अध्ययन क्षेत्र के मात्रता का था परंपरागत दृष्टिकोण, जिसको इतिहासवादी कह के डेविड ईस्टन ने उसकी आलोचना भी की है। ये देखो, शक्ति का विज्ञान। लॉसवेल, शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है और ये राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्माण व साझेदारी से संबंधित विषय है। बेकर ने राजनीति को शक्ति के अप्रत्यक्षीकरण कहा है। क्या कहा? शक्ति से अपरथकरणीय कहा है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। देखो, राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन है? अमाड और डेविड ईस्टन है। इस दृष्टिकोण में समर्थकों के अनुसार संपूर्ण समाज एक व्यवस्था है और राज व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उप व्यवस्था है। क्या है? राज व्यवस्था। तो इनके अनुसार, समर्थकों के अनुसार क्या है? संपूर्ण समाज एक व्यवस्था है, यानी कि समाज के पूरे समाज के अध्ययन के रूप में, और राज व्यवस्था इस संपूर्ण समाज की एक उपव्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों को भी शामिल किया गया। डेविड ईस्टन ने किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जो जिसमें उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारित होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण, आपका अधिकार है कि आप कोई भी नीति वगैरह बना रहे हैं। कोई भी आज के युग में क्या हो रहा है, नीतियां वगैरह सब बन रही हैं। आज राजनेता जनता कई बातें सुनते हैं, जनता खुद चुन के भेजती है, हाँ ये हमारा कार्य करेंगे। उस टाइम में ऐसा नहीं था। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है जो हर्बर्ट साइमन थे। निर्णय निर्माण प्रक्रिया लोक प्रशासन का पूरा टॉपिक है, वो शायद मैंने पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ाया तो पूरा पढ़ाऊंगी मैं आपको। इस दृष्टिकोण में समर्थन राजनीतिक विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला बताएं। राजनीतिक विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। किस तरह से? निर्णय निर्माण का ही तो मानेंगे ना, जब हम हमारी जितने भी मुद्दे हैं हम राजनेता जो चुनाव लेने आते हैं उनके सामने रखते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि क्या क्या करना है, फिर प्रशासक उसको क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं। तो ये निर्णय निर्माण का विज्ञान है, हर्बर्ट साइमन ने कहा था। और लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान भी कहा। नीतियां भी तो बनाते हैं ना, कितनी अब तक कितनी नीतियां भी बन गई है। पर्यटन नीति अलग देख लो, युवा नीति अलग देख लो, महिला नीति अलग देख लो, कई नीति आयोग भी अलग है। इस तरह से सारी क्या है, ये राजनीति, ये आधुनिक दृष्टिकोण है वर्तमान में जो चल रहा है। लॉसवेल राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान, और ये तो सभी ये राजनीतिक वैज्ञानिक व्यवहारवादी, ये देखो ये परिभाषा है, शायद यही आई थी, पता नहीं। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में समाज में व्यापक अनौपचारिक शक्ति संबंधों में वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। लॉसवेल और कैप्लन के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को स्वरूपित करने और सहभागी करने का अध्ययन है। अब ये क्या है, शक्ति और व्यवहार जहाँ जहाँ आएगा ये आधुनिक ही आएगा। अब राजनीति जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसकी प्रकृति क्या है, तो पद्धति में अत्यधिक रुचि। इस विषय में प्राकृतिक विज्ञानों के सांचे में डालने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगात्मक पर्यवेक्षणात्मक पद्धतियों का व्यापक प्रयोग। यहाँ वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हुआ था। विज्ञान पहले हुआ, उस समय में परंपरागत दृष्टिकोण में ऐसा कुछ नहीं था। सिद्धांत के बजाय सिद्धांत की मूल्य निरपेक्ष, ये मूल्य निरपेक्ष है। देखो वहाँ राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण में सिद्धांतों पे जोर था, यहाँ सिद्धांतों के बजाय मूल्य निरपेक्ष अनुभव मूलक व्यवहार अवधारणा पर विकास पर बल दिया। राजनीति का विशुद्ध विज्ञान निर्मित किया जाए, चाहे उसकी अनुप्रयुक्ति संदिग्ध ही क्यों न हो, यानी कि विज्ञान के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाए। अति तथ्यवाद, मूल्य निरपेक्षता एवं पूर्ण वस्तुनिष्ठता पर बल दिया गया। ऐसी प्रकृति मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया गया, पूर्ण वस्तुनिष्ठता यानी कि स्पष्ट, और अति तथ्यात्मक यानी कि तथ्यों के आधार पर, वहाँ तथ्य वगैरह कुछ नहीं थे। अब पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण। आधुनिक परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र सभी सामाजिक संबंध शक्ति के संबंध में अभिव्यक्त हैं तथा राजनीतिक तथा समाज व्यापी प्रक्रिया मानी गई है। तदनुसार पूरा समाज राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है। पूरा समाज होगा उसका ही तो अध्ययन करेंगे तभी तो वहाँ क्षेत्र होगा। वहाँ राज्य का ही अध्ययन हो रहा था, है ना, राज्य का अध्ययन हो रहा था, वहाँ सिद्धांत का अध्ययन हो रहा था, वहाँ दर्शन और आदर्शों का या मूल्यों का हो रहा था। यहाँ पर पूरे समाज का अध्ययन है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका। इसलिए कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र को एक रूप माना। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, मैंने कहा समाजशास्त्र में ही तो थे अगस्ट काम्टे,
और उन्होंने दिया था, कौन सा दिया था? प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। और उसके 3 तत्व भी मैंने बताए, वो मैंने समाजशास्त्र में पढ़े हुए हैं। और इसलिए कैटलिन ने कहा, इस प्रकार शक्ति, व्यवहार, प्रवृत्ति, निर्णय प्रकार, संचार समूह की गतिविधियां आदि राजनीतिक शास्त्र महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। तो शक्ति भी है, व्यवहार भी है, प्रवृत्ति भी है, निर्णय प्रक्रिया भी है, संचार समूह की गतिविधियां भी है ना, सब कुछ है। मूल्य निरपेक्ष भी है, तथ्यों पर आधारित भी है। राजनीतिक दल, दबाव समूह, मतदान व्यवहार आदि अनौपचारिक प्रक्रियाओं के राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो दबाव समूह है, मतदान व्यवहार भी है। आजकल चुनाव के लिए क्या पता नहीं क्या क्या होता है, पैसे भी बांटे जाते हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता। ये इनका जो क्षेत्र है अभी हम पढ़ रहे हैं। कालांतर में उत्तर व्यवहारवाद की राजनीति को संघर्ष के साथ साथ समाधान हेतु सहमति की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। अब राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति में भी अंतर आया और मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। अब जब उत्तर व्यवहारवाद आएगा ना, मूल्यों को वापस स्थान दिया जाएगा। यहाँ जो आधुनिक दृष्टिकोण है ना, यहाँ मूल्यों को हटाया गया था। परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों को महत्व था। आगे हम पढ़ेंगे, जब व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे। विज्ञानवाद के बजाय वैज्ञानिकता और दार्शनिकता पर समन्वय प्रयोग किया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता। फरवरी 2022 में प्रश्न आया था, ये मैंने अभी प्रश्न पढ़ाऊंगी मैं, अब इनको याद रखना। ये बस विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है। आनुभाविक अध्ययन, मूल्य मुक्त अध्ययन, मैंने कहा मूल्य मुक्त है, अनुभव के आधार पर, तथ्यात्मक यथार्थता, तथ्यों पर आधारित है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। किसके अंदर? आधुनिक या परंपरा, आधुनिक दृष्टिकोण में, परंपरागत में नहीं है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग, सार्वभौमिक राजनीति का अध्ययन, सिद्धांत और अनुसंधान के बीच घनिष्ठ संबंध, सिद्धांतों पर है, अनुसंधान भी है, और संस्थागतवाद भी है। क्या है? संस्थागतवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये संस्थागतवाद 3-4 प्रश्न में आएगा। अब ये तो इतना इसकी पद्धतियाँ जो समाज वैज्ञानिक पद्धति है और मनोवैज्ञानिक पद्धति है, व्यवहारवादी पद्धति है और अंत अनुशासन पद्धति, इसको तो हम देख के भी समझ जाएंगे कि ये आधुनिक दृष्टिकोण के सिद्धांत के पद्धतियाँ हैं। जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा था दर्शनवादी, इतिहासवादी, आपको इन सबको याद रखना है। ये सार्वभौमिक राजनीतिक अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, संस्थागत, मूल्य मुक्त अध्ययन और आनुभाविक अध्ययन। ये परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता संस्थावादी होने के साथ साथ राजनीतिक प्रति स्थैतिकता का दृष्टिकोण। ये औपचारिक अध्ययन की प्रमुख बना दिया था कानूनी पद्धति के व्यवहार में। और इसको राजनीति को ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का इतिहासवादी भी थी। ये संदर्भवादी विचारधारा थी, उपदेशनात्मक, नीतिपरक, मूल्यबद्ध, मूल्यों पर बल दिया गया, यूरोप केंद्रित, और समाज विज्ञानों का संकीर्ण पृथक्करण। यह मानकीय सिद्धांत में निर्माण में राजनीति विज्ञान का लक्ष्य निरूपित, काल्पनिक और द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक का अध्ययन किया जाता था। ये प्रश्न आया, आप देखो, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता नहीं है? तो शक्ति और अध्ययन से केंद्र के रूप में है। मूल्य मुक्त है, मूल्य मुक्त है ना, मूल्य युक्त वो थी परंपरागत दृष्टिकोण। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का विकास मानव का हुआ है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का विकास नहीं, मानकीय मानवीय व्यवहार का अध्ययन था। वहाँ क्या था? मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। और अनुभव मूलक आधार, ये अनुभव मूलक भी हैं, तो ये इसके अंदर क्या नहीं है? ये नहीं है मानकीय। देखो आप देखोगे तो राजनीतिक परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर क्या क्या? प्रकृति को मानक दिया, यहाँ प्रकृति के अनुभवजन्य है। गैर वैज्ञानिक प्रकृति, वैज्ञानिक आधार का निर्माण। मूल्य आधारित है, यह मूल्य मुक्त है। केवल औपचारिक है, यह व्यवहार, शक्ति, अनौपचारिक दृष्टिकोण। संस्थानों का अध्ययन है, इसमें केवल औपचारिक संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ये बताया प्रकृति को वर्णनात्मक, यहाँ प्रकृति को विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक, यहाँ प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। ये प्रश्न देखो कि निम्न क्या राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित क्या है? तो हमने क्या क्या पढ़ा था? ये संस्थागत है, क्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत राजनीतिक विभिन्न प्रकार की विश्लेषण दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो संस्थानों को प्रबल महत्व देते हैं, जैसे व्यापक रूप से कानून, दिनचर्या, संरचनाएं, व्यापक पृष्ठभूमि माना और राजनीतिक परिमाणों प्रभावित करते हैं, राजनीतिक व्यवहार को वो ढालते हैं। तो देखो इतिहासवादी कौन सी थी? अपरंपरागत। और संदर्भवाद परंपरागत। तार्किक प्रत्यक्षवाद, मैंने कहा प्रत्यक्षवाद भी तार्किक प्रत्यक्षवाद नहीं है, तार्किक प्रत्यक्षवाद ये किसके अंदर है? ये भी परंपरागत या आधुनिक दृष्टिकोण नहीं, परंपरागत दृष्टिकोण में। प्रत्यक्षवाद स्पष्ट है, खाली जो ऑक्सफोर्ड ने दिया वो आधुनिक दृष्टिकोण में आएगा, लेकिन तार्किक प्रत्यक्षवाद आएगा तो आएगा परंपरागत दृष्टिकोण में। तो संस्थागत है ना, ये है किसके अंदर है? ये मैंने अभी बताया आपको। मैंने कहा परंपरा आधुनिक दृष्टिकोण, ये संस्थागत। आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता अनुभवजन्य, मूल्य मुक्त, तथ्य यथार्थ, तो ये संस्थागत किसके अंदर है? ये आधुनिक दृष्टिकोण में। संस्थागत आपने देखा, शायद मुझे पता ही नहीं, मैंने वीडियो ये लिया है या कैप्चर नहीं किया। ये आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता, ये संस्थागत है। सार्वभौमिक राजनीतिक सिद्धांत, ये देखो 2019 में वापस आया। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है परंपरागत में, तो क्या है? दार्शनिक प्रकृति है ना इसकी, तो तथ्यों पर बल, आधुनिक, वैज्ञानिक पद्धति, आधुनिक या आधुनिक दृष्टिकोण, अनुभव आश्रित, आधुनिक। तो ये क्या है? दार्शनिक पद्धति क्या है? ये परंपरागत दृष्टिकोण।
से प्रमुख विशेषताएं, और ये आप पूरी डिटेल से भी देख सकते हो। और मैंने पढ़ाया है ना, अभी समझाया आपको। ये मेरा कल का वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ देख लेना। राजनीतिक विज्ञान का जो अर्थ है, परिभाषा वहाँ पढ़ाई थी। ये सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा, जिसे जोड़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ये जब महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने राजनीतिक शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों से अधिकारित आवंटन का अध्ययन किया है, तो ये किसने किया था? डेविड ईस्टर ने किया था। किसने किया था? डेविड ईस्टर ने। वो पूरा मैंने समझाया और पूरी परिभाषा भी पहले कल के वीडियो में बताई हुई है। ये ओल्ड पेपर बुक है। निम्नलिखित में कौन सा विचारक पॉलिटिक्स हु गेट्स वन वे हाउ लेखक है, तो ये कौन है आपको पता है? हेराल्ड लॉसवेल। और ये 2023 में, फरवरी 2023 में एग्जाम हुआ था। 2022 की भर्ती थी और यहाँ से प्रश्न आया था। और अभी अभी मैंने बताया आधुनिक दृष्टिकोण के लिए दृष्टि से हेराल्ड लॉसवेल की ये पुस्तक है। कौन सी है? हाउ गेट्स पॉलिटिकल्स हाउ गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, लेखक है। इसके लेखक कौन है? हेराल्ड लॉसवेल। कल का टॉपिक व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद रहेगा, पूरा का पूरा डिटेल से। और कुछ अगर रहा होगा राजनीतिक विज्ञान की कुछ समर्थक है या कुछ सिद्धांत है तो ऊपर थोड़ा सा रहे तक पूरा कर लेंगे। और व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद को पूरा पढ़ाऊंगी। और ये कौन सी बुक है बता दूं, मेरे पास बहुत से कमेंट आए भैया कौन सी पढ़ा रहे हो, तो ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, 2nd ग्रेड राजनीतिक विज्ञान। आप देख सकती हो, नाथ पब्लिकेशन से मैं पढ़ाती हूँ। और मैं बता दूं कि मेरे पास कलाम का नोट्स, तो मैं अगर आपको यकीन न हो तो मैं बता दूं। ये देखो, ये कलाम का कोर्स मैंने लिया हुआ, ये आप देख लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। ये कलाम का कोर्स, और यहाँ आप जाओगे तो माई लाइब्रेरी, और मैंने पूरे डाउनलोड भी किए हुए हैं कुछ क्या सेक्शन वीडियो के। और वो धीरे धीरे मैं पूरा करवा रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता, इसलिए मैंने बुक लाई है राजनीतिक विज्ञान। यहाँ से 2-3 वीडियो जो मैंने दिए हैं ना, वो उससे ही दिए थे। और यहाँ आप देखोगे तो ये सभी हैं, राजनीतिक विज्ञान के भी नोट्स हैं। और ये सभी कोर्स लिया हुआ है मैंने, पूरा नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन पूरे नहीं बन रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि अब ये एग्जाम है ना, यहाँ मैं सुपरफास्ट करवा लूँ, फिर मैं आपको सारे नोट्स दूंगी, मैं खुद पढ़ाऊँगी। और मैं खुद ही ये शिक्षा शास्त्र के मैं नोट्स बना रही हूँ अभी। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से ये सारे नोट्स हैं, ये देखो। तो यहाँ से आज मैंने जो नोट्स बनाया ना, यहाँ बनाया ये पाठ्यचर्या की संकल्पना NCF 2005, यहाँ से भी बनाए हैं। और मेरे पास नोट्स पड़े भी हैं, तो मैंने सोचा ये बुक लाओ, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, इसलिए ये बुक लाइए। उसके बाद मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी। नाथ पब्लिकेशन की बुक है तो सही, लेकिन जहाँ जहाँ पॉइंट कुछ नहीं मिलते तो NCERT से आप ले सकते हो। NCERT की PDF तो मैं डाल, RBSC की PDF, सॉरी NCERT की नहीं, RBSC की PDF मेरे पास है, बुक है, उनसे मैं मिलाती हूँ। और वहाँ जो कुछ नहीं होता तो मैं फिर आपको अलग से भी बताती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैंने कहा व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद, मैंने तो NCERT RBSC बुक से भी पढ़ाया हुआ है, और RBSC बुक से पढ़ाया हुआ वो अलग से है। अब मैं अनाथ पब्लिकेशन से पढ़ाऊंगी। और मैंने इसकी नात लाई है, लोक प्रशासन की भी नात ही लाई है, और कलाम भी मेरे पास है। कलाम के नोट्स है सभी सारे, कलाम के नोट्स भी बता दूंगी आपको। और मैंने जो नोट्स लिखे हैं ना कलाम के, वो भी बता दूंगी। और मैंने ये आप अगर देख लो तो मैंने यहाँ से नोट्स जो बनाए ना, नोट्स भी बता दूँ मैं आपको। सेम मेरे पास है नोट्स, फिर भी मैंने लिखे, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, ये खुल नहीं रहा, ये खुले। ये नोट्स हैं, ये कलाम के, देख सकते हो आप, पूरे के पूरे शिक्षण वीडियो के। तो शिक्षण वीडियो के ये आज मैंने पूरा बनाया है। आप स्पष्ट दिख नहीं रहा है क्या ना, लाइट नहीं है, शाम बरसात का जो मौसम है, ये नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि दिख तो नहीं रहा, वैसे है मेरे पास कलाम के ही नोट्स हैं, कलाम की बुक है। और सारी जो बुक है वो मैं आपको नोट्स के वीडियो के साथ सुपर फास्ट रिवीजन में दे रही हूँ। MCQ मेरे ओल्ड बुक की लाई हुई है, जो ओल्ड बुक के पेपर है।